आज बात करेंगे रिकरेंट यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। यूरिन के रास्ते में जब इन्फेक्शन हो जाते हैं उस समय जो सिम्टम्स आते हैं उनमें बर्निंग मिक्सचुरेशन, पेशाब में जलन होना, इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब जाते समय ब्लैडर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इन समस्याओं से फीमेल्स अधिकतर परेशान रहती हैं। और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक के कोर्स दिए जाते हैं। उस समय पेशेंट को अच्छा लगता है फॉर टाइम बिंग, देन अगेन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी को रिकरेंट यूटीआई कहा जाता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जब ये व्याधि, इसको मूत्रकृच के नाम से भी जाना जाता है, मूत्राघात के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन भी होता है यूरिन का, तो वहां पे जो आयुर्वेद ने बताया गया है कि वात प्रधान चीजों का सेवन करने से, या फिर बहुत टाइम हम फीमेल्स जो अपने काम करते रहते हैं और नेचुरल अर्जेस को सप्रेस करते हैं, यूरिन नहीं जाना, मोशन नहीं जाना, उसकी वजह से वात प्रकोप हो जाता है और फिर हमें जो इस तरह की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा ही एक केस डिस्कस करूंगी। केस के फॉर्म में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मेरे पास एक 42 ईयर फीमेल आई हैं जो कि उनको रिकरेंट यूटीआई लास्ट 1 ईयर से 1 साल हो गया, उनको बार बार यूटीआई डायग्नोज्ड हो रहा था, एंटीबायोटिक के मल्टीपल टाइम कोर्स कर चुकी थी और उसके बाद भी उनकी समस्या इतनी ज्यादा थी कि दिन में 20 से 25 बार यूरिन जाना और एवरी यूरिन के टाइम उनको सीवियर एब्डोमिनल पेन होना। रात को भी यही चीजें चल रही थी, 8 से 10 बार यूरिन जाना और सीवियर एब्डोमिनल पेन होना। जब मैंने उनका वर्कअप किया, जब यूरिन टेस्ट कराया, सोनोग्राफी कराई, तो यूरिन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया। मतलब उसमें कोई पस सेल्स नहीं थे, कोई ब्लड सेल्स नहीं थे, कोई बैक्टीरिया नहीं थे, नथिंग। अधिकतर देखने में आता है कि जब यूटीआई होता है तो पस सेल्स वगैरह हमारे यूरिन में दिखने को मिलते हैं। जब मैंने सोनोग्राफी कराई उनकी, तो सोनोग्राफी में भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं आया था। बस जो उनकी यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो थिकनेस थी, जो उसकी मोटाई थी, वो बढ़ी हुई थी। रूटीनली जो मोटाई होनी चाहिए थी 2 से 3 mm की, वो 6 mm के आसपास थी। मतलब आप आम भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो मूत्राशय था उसमें सूजन आई हुई थी। वेद में मूत्राशयगत रोगों का विस्तार में वर्णन किया है। चरक चिकित्सा 26 त्रिमर्मीय अध्याय में आचार्य चरक ने मूत्राशयगत रोगों में, जिसमें मूत्रकृच है, मूत्राघात है, मूत्र अस्मरी है, इन सब का वर्णन किया है। और उसके लिए जो सबसे प्रायर चिकित्सा बताई गई है वो है बस्ती चिकित्सा। तो इसीलिए आयुर्वेद में उत्तर बस्ती और योग बस्ती के माध्यम से इस तरह की मूत्राशयगत व्याधियों को हम दूर कर सकते हैं। कि मूत्र व्याधि को वात कुंडलिका कहते हैं, जिसमें वात जो है वो मूत्राशय में ट्रैप हो जाता है और जब भी पेशेंट को यूरिन जाता है या यूरिन के अलावा भी वो दर्द करता रहता है। इसमें एक और स्पेसिफिक सिम्टम पेशेंट ने मुझे बताया था कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है उस समय भी पेन होता था। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो वात के हैं। तो इस केस में जब हम, जैसा मैंने आपको बताया कि निदान भी इसके वात प्रकोपक आहार विहार हो गया तो ये वात बढ़ जाता है। इसमें एंटीबायोटिक की बजाय यहाँ पे वात को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसी दवाइयां देना जरूरी है जो मूत्रल प्रवृत्ति की रहे, जो शोथ को कम करे, जो लेखन का काम करे। इस तरह की दवाइयां से के साथ साथ इसमें पंचकर्म बहुत अच्छे मिरेकुलस रिजल्ट्स देते हैं, स्पेशली उत्तर बस्ती। ये मैं हर बार उत्तर बस्ती की बात करती हूँ जो कि हम यूट्रस में करते हैं। यहाँ पे उत्तर बस्ती हमें मूत्राशय में करनी है। उत्तर बस्ती के माध्यम से मूत्राशय में दवाइयां डालते हैं जो वहां के बढ़े हुए वात को, सूजन को कम करती है। 7 दिन में ये एक प्रोसीजर होता है जिसे वो हम उत्तर बस्ती बोलते हैं। दूसरा, इसमें वात को, जब जर्नलाइज्ड बॉडी में वात प्रकोप हो रखा है तो हमें वहां भी वात को कवर करना है। तो उसके लिए हमें योग बस्ती, निरू और अनुवासन बस्ती से काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा भी रहा है। तो इस तरह की अगर किसी को समस्या हो रही है, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, बहुत बार आप एंटीबायोटिक ले चुके हैं, ये फीमेल्स में बहुत देखने में आता है। कभी कभी हम बहुत बार कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं और समटाइम ये डिजीज डायग्नोज्ड नहीं हो पाती है। कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोल देता है, कोई इसको इंटरस्टिशियस सिस्टाइटिस बोल देता है। तो नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन कॉज हमें पता है तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम वात को कंट्रोल करेंगे तो सारी चीजें अपने आप स्वयं कंट्रोल हो जाएंगी। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है
कभी भी नेचुरल अर्जेस को सप्रेस मत करिए। यूरिन जब भी जाना है जाइए। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे हम लोग अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी, मेंस्ट्रुअल की डेट को भी आगे पीछे करते रहते हैं। ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाके दवाइयां ले लेते हैं, पीरियड्स को बढ़ाते रहते हैं, तो क्योंकि पूजा है घर में या फिर कहीं हमें बाहर जाना है, इसलिए ये सारी चीजें मत करिए। आयुर्वेद में अधारणीय वेग बताए गए हैं जो 13 है, जिनमें है छींकना, जम्हाई लेना, इसे बहुत सारे, जिसमें मल मूत्र ये सारे भी हैं, रोना, हंसना, तो इन वेगों का धारण हमें नहीं करना है। तो आयुर्वेद सिर्फ आपको क्योर नहीं कर रहा है, जीने की कला भी सिखा रहा है। तो आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या और अधारणीय वेगों का धारण नहीं करना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विश्राम दूंगी और आपको ये बताना चाहूंगी यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड समस्याओं में, जिसमें यूरेथ्रल स्टिंक्चर होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, पेशाब रुक नहीं पाती है, या फिर मेल्स में आपको प्रोस्टेट के बड़े हुए एनलार्जमेंट दिख रहा है, जिसमें हमें बार बार पाइप डाल के यूरिन निकालनी पड़ती है, इस समय आपको सर्जरी बताई दी जाती है। यूरिनरी स्टिंक्चर बहुत ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में, जिसमें यूरिन की जो है वो खांसने पे भी यूरिन बाहर आ जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। इन सारी चीजों में जो मूत्राशयगत उत्तर बस्ती है और जो अपनी नॉर्मल उत्तर बस्ती है, योग बस्ती है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो आपको कोई भी इस तरह की समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करिए, तो हम आपको इसमें जरूर मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।